दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 5,000 रुपए को 50,000 रुपए हम कैसे बना सकते हैं। अब आज के समय में अर्निंग बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है पैसे की बचत करना, उसे सेव करना और सही जगह पे, सही समय पे, सही तरीके से इन्वेस्ट करना। ज़्यादातर समस्या, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अपने गोल को सेट नहीं कर पाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कितना रिस्क लेकर किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है ताकि हम अपने पैसे को ग्रो करा पाएँ, बढ़ा पाएँ। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली सैलरीड लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में जो टेकअवेज आपको मिलेंगे वो किसी बिजनेस ओनर या जो खुद का अपना काम करते हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं होंगे, बिल्कुल उनके लिए भी यूज़फुल होंगे। लेकिन जो वीडियो की पूरी लेंथ होगी उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे सैलरी लोगों पे। सबसे पहला स्टेप है हमें अपने पैसों को ग्रो करने के लिए एक डिफाइंड गोल सेट करना। अब गोल कैसे सेट करते हैं? गोल सेट करने के लिए कुछ चीज़ों का डिफाइन करना, कुछ चीज़ों का बिल्कुल फिक्स होना जरूरी है। पहली चीज है गोल सेट करने के लिए कि ये डिफाइन करना कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। दूसरा पॉइंट आता है इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना है। जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए, मुझे घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ये कोई गोल नहीं होता है। गोल होता है मुझे घर खरीदने के लिए अगले 3 सालों में 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के लिए चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल डिफाइंड गोल हुआ। तो हमें इसको क्वांटिफाइड करना है। अच्छा, जब हमने ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये हमें डिफाइन करना है और हमें क्वांटिफाइड करना है। तीसरा हमें पर्पस भी डिफाइन करना है कि जो पर्पस हमारा है उस पर्पस में हम ये देखेंगे कि क्या हम रिस्क ले सकते हैं, रिस्क एपिटाइट। क्योंकि हर गोल के हिसाब से, हर पर्पस के हिसाब से हमारा रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। जैसे मुझे अगर मैं 20 या 25 साल का हूं और मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो मेरा पर्पस रिटायरमेंट है, वहां पर मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं 20 या 25 साल की अगर मेरी एज है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अभी करीब 30 साल 40 साल का समय है, मैं 60 साल में रिटायर होना चाहता हूं। तो मैं हाई रिस्क के फंड में भी अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो उतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एज आज की डेट में 35 साल है, 40 साल है और आपका एक बच्चा है, आपका एक बेबी है जो सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का है। अब उसके एजुकेशन के लिए आपको सेव करना है तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगले 5 सालों बाद ही जब वो बच्चा 15, 16 या 18 साल का होगा उस समय आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। तो सबसे पहला है कि अपने गोल को डिफाइन करना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाइड। एक एग्जांपल लेते हैं। आई वॉन्ट टू सेव फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 2 years फॉर किस चीज के लिए? मान लो आपको 2 साल में चाहिए पैसे कि आपको गाड़ी लेनी है, कार डाउन पेमेंट, कार डाउन पेमेंट। अब ये आपका एक डिफाइंड गोल हो गया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए 2 साल में। एक और गोल का एग्जांपल लेते हैं। मुझे 50,000 रुपए चाहिए बाइक के डाउन पेमेंट के लिए। 1 लाख रुपए की आप बाइक ले रहे हैं, आपको लगता है 50,000 रुपए आप डाउन पेमेंट करेंगे, 50,000 रुपए आप लोन ले लेंगे 1 साल में। तो ये 2 गोल हमारे हो गए। इसको हम लोग पहले अपने गोल को डिफाइन करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 होगा कि हम किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम पूरे फंड को, पूरे अपने गोल को, नॉर्मली आपकी सैलरी है वो हर महीने आती है तो हम लोग उसको मंथली ब्रेक डाउन करेंगे। अब मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए था 2 साल में, तो हम लोग 24 से मतलब 2 साल में इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 साल में आपको 1 लाख रुपए जुटाने हैं। 12 महीने में आपको 1 लाख रुपए जुटाने हैं
अब हम इसको देखेंगे तो करीब ही आपका 8,500 रुपए हर महीने आपको डालने हैं 1 लाख रुपए सेव करने के लिए। अब हम पूरा का पूरा तो पैसा डालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 8,500 रुपए अगर हम डाल रहे हैं तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के नॉर्मली बैंक में रखे रखे मेरे 2 लाख रुपए हो जाएंगे। हम इसको डिफाइन करेंगे कि 8,000 रुपए हर महीने डालेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले तो मंथली ब्रेकडाउन हमें करना है। अब स्टेप नंबर 2 का जो 2.1 है, स्टेप नंबर 2.1, हम किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब हम फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन आते हैं। क्या हम 8,000 रुपए हर महीने बचा पा रहे हैं? अगर 8,000 रुपए हर महीने बचा पा रहे हैं तो आप लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड या जो निफ्टी 50 है या लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी बड़े आसानी से आप 2 लाख रुपए आप सेविंग कर लीजिए। मान लीजिए 8,000 रुपए हर महीने आप नहीं बचा पा रहे हैं, आप हर महीने बचा पा रहे हैं केवल और केवल 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए अगर आप साल भर तक करेंगे तो 60,000 रुपए, 2 साल करेंगे तो 1,20,000। अब ये तो केवल आपका 1,20,000 रुपए हो रहा है। इसको अगर आपको 2 लाख रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हाई रिस्क के ऑप्शन क्या क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। हमें यह समझ में आ गया कि हम मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। अब हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि हम किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें यह भी क्लियर हो गया कि हम हाई रिस्क के फंड में जाएंगे तभी हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। हाई रिस्क के फंड में नहीं जाएंगे तो हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। हाई रिस्क के लिए कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है स्मॉल कैप, दूसरा स्मॉल केसेस, तीसरा डायरेक्ट शेयर, मतलब डायरेक्ट आप शेयर परचेज करें। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, किसमें कितना रिस्क एपेटाइट है, किसमें कितना रिटर्न मिलता है ऑन एन एवरेज, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर उनमें से आप एक हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, वो भारत की जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, चाहे वो निफ्टी में लिस्टेड है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनमें से जो टॉप 250 कंपनीज होती है, उसके अलावा बाकी जो भी कंपनीज हैं उसके ग्रुप को हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। अच्छा, अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एक तो वो लिस्टेड है किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में, इसका मतलब सेबी ने वेरीफाई किया होगा, वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क तो है लेकिन इतना रिस्क नहीं है कि बिल्कुल आप खत्म हो जाए या बिल्कुल वो कंपनी डूब जाए। बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होने के बावजूद डूब जाती है, लेकिन अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उनकी कुछ ना कुछ वर्थ है, कुछ ना कुछ उनके फिनेंसेस है कि वो लिस्टेड है और ट्रेड कर रही हैं। अब हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट होता है कि ये कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा, इसका एक कंपनी होगी, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जो इन फंड्स को मैनेज करेगी। तो नॉर्मली हमारे और आपसे ज़्यादा स्किल्स है उनके पास ऑन एन एवरेज, कोई ज़्यादा बेटर भी हो सकता है बट ऑन एन एवरेज हमसे ज़्यादा स्किल्स है उनके पास मैनेज करने का और अच्छा रिटर्न निकालने का। तो अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चले जाइए, ग्रो की वेबसाइट पे चले जाइए, तो आप देखेंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल में 20% से लेकर 40% का रिटर्न दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है आप हर महीने 5,000 रुपये सेव कर पा रहे थे, तो 2 साल में आप 1,20,000 रुपये सेव कर पाएंगे, लेकिन आपका गोल कितना था? 2 लाख रुपए। आप अगर हाई रिस्क में नहीं जाएंगे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए यही अमाउंट आप है 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए ही आपको सेव करना था,
लेकिन ये सेव करना था सिर्फ फॉर एग्जांपल अपने बच्चे की स्कूल की फी के लिए, तब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हाई रिस्क फंड में जाओ। क्यों? क्योंकि यार ठीक है, मतलब आपको घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए अगर आपके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े और थोड़ा सा उसमें रिस्क भी आ गया, थोड़ा लॉस भी हो गया, तो आप रुक सकते हो, गाड़ी 2 साल के लिए वेट कर सकते हो फिर से। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे की फीस देनी है, उसके लिए तो आप फिर से 2 साल नहीं रुक सकते, क्योंकि उसकी तो स्कूलिंग चल रही है। आपको तो पता है कि मतलब अब उसको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो जाना है, तो वहां पर रिस्क नहीं लेंगे। अभी हम हाई रिस्क की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 20 से 40%। स्मॉल केस क्या होता है? भारत की अगर बात करें तो भारत की सारी कंपनीज तो लिस्टेड नहीं है, या ना तो निफ्टी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ना ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन कंपनीज तो और बहुत सारी है ना। तो बहुत सारे और कंपनीज हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं होती, मतलब वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उसके लिए एक कंपनी है स्मॉल केस, तो स्मॉल केस ने ऐसे फंड्स बना दिए जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो, क्योंकि हमें पता है आगे आने वाले समय में इतने सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और इतनी सारी छोटी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें मुझे पैसे डालने हो तो उसके लिए स्मॉल केस ऑप्शन है। नॉर्मली स्मॉल केस भी 15% से लेकर 40% तक का रिटर्न दे देती है। अगेन, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डीप डाउन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम केवल ये बता रहे हैं किस तरीके का रिस्क एपिटाइट होता है किस चीज में। शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो शेयर्स में तो आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली, तो शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें उस कंपनी में एक ओनरशिप देती है, और अगर वो कंपनी में ओनरशिप आप ले रहे हो तो आप एक तरीके से उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हो। अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको बेनिफिट होगा, खराब परफॉर्म कर रही है, आपका लॉस होगा। शेयर हाईली रिस्क है, शेयर में कोई लिमिट नहीं है, ये आपको 10% दे सकती है, 20% दे सकती है, 200% का भी प्रॉफिट दे सकती है। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको समझता है, अगर आपको आइडिया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, चार्ट पढ़ने आते हैं, तो आप शेयर मार्केट में 200% का रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन ये -200% का भी रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल आपने जितने पैसे लगाए वो पूरा डूब भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। इसमें डूबने के भी चांसेस इसमें भी हैं, बट शेयर के कंपैरेटिवली स्मॉल कैप में कम है, स्मॉल केस में थोड़ा सा ज्यादा है, शेयर में सबसे ज्यादा है डूबने के चांसेस। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस में हमें पैसे लगाने हैं, क्योंकि अभी आप हाई रिस्क वाले में ही, फंड में ही लगा रहे हो। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारा गोल कैसे सेट करना है। दूसरा, आपको ये समझ में आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब आप पैसे तो हर महीने 5,000 रुपये डालना स्टार्ट कर दोगे। आपने एसआईपी खोल ली या शेयर में पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए, हर महीने 5,000 रुपये आप उसमें डालना, शेयर खरीदना, वो आपने समझ दिया। अब तीसरा स्टेप आता है हमें परफॉर्मेंस रिव्यू का। आइडियली अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने फंड्स को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम महीने में एक बार या कम से कम एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में एक बार, तो आपको जरूर आपको रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि महीने में एक बार आप गए, अपनी जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर गए, आपने अपने परफॉर्मेंस देखा कि कौन सा क्या परफॉर्मेंस है, और उसको कैटेगराइज किया, नोट किया। पहली कैटेगरी आपकी बनेगी एज पर एक्सपेक्टेशन, एज पर एक्सपेक्टेशन। दूसरी चलेगी बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तीसरी कैटेगरी बनेगी बिलो एक्सपेक्टेशन। अब अगर कोई एज पर एक्सपेक्टेशन चल रही है तो उसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मान लीजिए आपने 3 फंड में 1,000 रुपए 5 फंड में लगाए हैं, क्योंकि 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज पर एक्सपेक्टेशन जो चीज चल रही है आप उसमें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जो बेटर देन एक्सपेक्टेशन चल रही है उसको भी नहीं छेड़ेंगे।
लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें आप दो चीजें करेंगे। पहली चीज आप करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे। दूसरा, रीलोकेशन करेंगे। अब ये कैसे करना है? पहले पास्ट हिस्ट्री देखेंगे। पास्ट हिस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है कि हमने किसी एक फंड में पैसे लगाए हैं और अचानक से वो 1 महीने या 2 महीने खराब परफॉर्म कर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा परफॉर्म खराब करता था। उसकी पास्ट हिस्ट्री आप दोबारा से रीचेक करेंगे। लगाते हुए तो आपने हिस्ट्री देखी होगी, अब हम दोबारा से उसकी पास्ट हिस्ट्री एक बार जरूर देखेंगे। अब जब हम आज के समय में हिस्ट्री देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि क्या ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था, आज अभी एक बार किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से खराब परफॉर्म करने लगा है, और आपको लगता है नहीं ये फंड अच्छा है, परफॉर्म करेगा, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसके पहले भी इसने ऐसा किया है, इस पर्टिकुलर फंड ने, कि 3 महीने अच्छा परफॉर्म करता है, फिर 2 महीने गिर जाता है, फिर 3 महीने अच्छा परफॉर्म करता है, फिर 2 महीने गिर जाता है, तो इसका रीलोकेशन करेंगे। रीलोकेशन यहां से हटाएंगे, इससे पैसे निकालेंगे और बेटर वाले में डाल देंगे। इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका लेस देन एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन से चला गया था, उसको एवरेज आउट करने के लिए आप बेटर देन एक्सपेक्टेशन वाले फंड में पैसे डालेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर उनमें से आप एक हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। अब रिव्यू आपका हो गया। रिव्यू करने के बाद स्टेप 4 जो है, इससे हम लोग प्रिकॉशंस बोलते हैं। अब एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, और ये वाला जो स्टेप है, ये आपका बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको बताया था कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम सेव नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तबीयत किसी की खराब हो गई, 1 महीने के लिए जॉब चली गई, आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी, आपने उसी हिसाब से कुछ खर्चे कर लिए थे, वो नहीं बढ़ी, क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा आ गया, आपने शॉपिंग कर ली, कहीं पर शादी हो गई, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है, 100% बनाना है। कितना इमरजेंसी फंड बनाना है? जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है, इनकम नहीं, मंथली एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, आपके खर्चे 70,000 रुपए हैं, सो 70,000 रुपए को हम लोग लेंगे, उसका 3 गुना या 6 गुना आपको बनाना है। 12 टाइम बना लेते हैं तो बहुत बेहतर है। मतलब उतना पैसा आपको निकाल के किसी लिक्विड फंड में या किसी एफडी में आपको रखना है, रख सकते हैं। और अगर आपको एफडी में रखना है तो एफडी में रखने के लिए एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। एफडी के लिए अगर आपके घर में कोई फीमेल है, लेडी है, स्पेसिफिकली जैसे आपकी वाइफ है, पार्टनर है, तो उसके नाम पे एफडी कर सकते हैं, और छोटे बैंक में एफडी करें। जैसे हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या किसी बड़े बैंक में करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करते हैं तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो स्मॉल बैंक में, दूसरा लिक्विड फंड में, लेकिन ये बैंक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी कॉर्पोरेट में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी कर दिया। एफडी हमेशा बैंक में करना है। अब इमरजेंसी फंड आपको बनाना है, साथ ही साथ अपने एक्सपेंसेस को, ये मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूं ना, स्टेप्स नंबर 4 और 5, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब नहीं है, मतलब ये फंडे नहीं है, ये तो आप अलग से बात करने लगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ चलेंगे। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, अपना एक गोल अचीव कर रहे हो, उसी के साथ ही ये पैरेलल में आपको फॉलो कर रहे हैं, तभी आप वहां पर पहुंच पाओगे। अदरवाइज कोई ना कोई इमरजेंसी आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं वो पैसे आप निकाल लोगे और कहीं ना कहीं और लगा लोगे। स्टेप 5 है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किस चीज का? ट्रैकिंग है हमारे एक्सपेंसेस का। क्या करना है? कोई ना कोई एप्लीकेशन आप यूज करना है आपको, जो बहुत सारे आपके डेली एक्सपेंसेस के एप्लीकेशंस आते हैं, उनको कैटेगराइज करना है कि कितने पैसे हम किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डाल रहे हैं।
महीने के एंड में आपको वो ट्रैक करना है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं। एक्सेल शीट भी यूज नहीं करना चाहते तो डायरी और पेन यूज कर सकते हैं। बहुत समय तक मैं डायरी और पेन यूज करता था, कॉपी और पेन यूज करता था, तो वो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर महीने के लास्ट में देखें किस चीज में कितना एक्सपेंस हुआ है, उसको ट्रैक करें और कोशिश करें कि उसमें जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, प्लान बनाएं, दिमाग मारें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। अब मैं आपको कुछ सेविंग हैक्स बताता हूं कि क्या सेविंग हैक्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं। छोटी छोटी, जिसको है ना, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, मतलब हमें सेव करके नहीं रखना है कोई भी चीज। इसके सेविंग में केवल आपका इमरजेंसी फंड होगा और कुछ भी सेविंग में नहीं होना है। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में जाना है। सेविंग मतलब आप पैसे ले रहे हैं, बचा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, एफडी में पड़ा हुआ है, पैसे आप सिक्योर करके आप रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना है। दूसरा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेट होनी चाहिए। मतलब सैलरी आएगी, सैलरी आने के 1 दिन 2 दिन बाद, अगर आपकी सैलरी की डेट फिक्स है तो कोशिश करिए उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे एक आपके पैसे इन्वेस्टमेंट वाले ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाने चाहिए आपके अकाउंट से। मैन्युअली महीने के एंड में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट में डालने हैं, शेयर में डालने हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी का यूज करिए। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस का, मनी ट्रैकिंग का, इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को आप मैनेज कर पाएंगे। रेगुलर देखते रहे, चेक करते रहे। जब हम रेगुलर देखते रहते हैं ना, चेक करते रहते हैं कितने पैसे डाले थे, कितने पैसे हुए, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ हैक्स है जो आपको जरूर यूज करने चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक गोल डिफाइन करके, एक गोल सेट करके हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। केवल होना चाहिए कि मुझे करना ही है, हमारा गोल क्लियर डिफाइंड है और हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करना ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सबसे पहले हम अपने आप के बारे में सोचेंगे, उसके बाद सबके बारे में, उसका पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके किसी तरीके के प्रश्न हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।